अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। नाइजर में कुछ और नई खबरें सामने आ रही हैं, तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू भी ले लेते हैं। लास्ट ईयर जुलाई में जब यहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ था, तभी हमने इसको रिपोर्ट किया था। और वहाँ पर जो मिलिट्री जुनता थी, मिलिट्री के लोगों ने जो है वहाँ पे जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे बाजूम, उनको पावर से हटा दिया था और ख़ुद उन्होंने पावर ले ली। तब से अब तक वही लोग जो हैं हुक्मरान हैं वहाँ पर। और इस सारे वाक़े से जो है वेस्टर्न जो पावर्स हैं, मगरबी ममालिक, वो खुश नहीं थे। बिकॉज़ बाजूम जो है वो उनके एक फ़ेवरेट, फ्रांस के एक फ़ेवरेट पॉलिटिशियन थे जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर हुक्मरान थे। और वो फ्रांस के और दीगर वेस्टर्न ममालिक का जो मफादात हैं, इंटरेस्ट, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे यहाँ पर नाइजर में। तो अब मिलिट्री जुनता जो है उसने ये रिवॉल्ट किया उनके ख़िलाफ़ और उनको यहाँ से निकाल बाहर किया। तब की मैं आपको कुछ सिचुएशन भी बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड पहले बता दूं कि क्या सिचुएशन है ये अफ्रीका के इस सारे एरिया के। ये जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, तमाम कंट्रीज़ वो हैं जो कि आज़ादी से पहले फ्रांस के अंडर जो है वो कॉलोनियल गिरफ्त के अंदर थे। यानी कि ये सब गुलाम ममालिक थे फ्रांस के। और आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद तमाम दुनिया में इंडिपेंडेंस की मूवमेंट शुरू हो गई। पूरा जो अफ्रीका है वो कॉलोनाइज था, पूरा एशिया कॉलोनाइज था, पूरा मतलब आप समझे कि इसके अलावा भी दुनिया में साउथ अफ्रीका तो खैर उससे पहले ही इंडिपेंडेंस उनको मिल चुकी थी। लेकिन ये जो दो स्पेशली कॉन्टिनेंट थे, ये तो बिल्कुल महकूम थे। और इन्होंने, इनके तमाम जो ममालिक हैं, इन्होंने एक एक करके आज़ादी की जो अपनी जद्दोजहद की और उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आज़ादी मिली। अब नाइजर जो है उनमें से एक कंट्री है। मैं आपको नाइजर का ये थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगी। लेकिन ये जो सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस इनको 1950s में या 60s में आकर मिल तो गई फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने जाने से पहले इनके अंदर इंश्योर किया कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो ऐसे पपेट हुक्मरानों से बने जो कि फ्रांस के जाने के बाद भी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। और उन्होंने इस पूरे जो रीजन है इसको एक इकोवॉस रीजन के अंदर, या इसको फ्रैंकोफोन अफ्रीका भी कहते हैं, और इसको एक बैनुल अक़वामी इदारा इकोवॉस के अंडर जो है वो उन्होंने इनको यकजा कर दिया। और उस इकोवॉस की जो सरबराही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा फ्रांस के हाथ में रहती है। और उस फोरम की मदद से और उसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते रहने की वजह से फ्रांस जो है उसका पूरा मुकम्मल आज तक कंट्रोल है इन तमाम ममालिक की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, इनकी इकॉनमी के ऊपर भी। ये सिचुएशन तो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फ्रांस की जो मिलिट्री बेसिस भी इन तमाम ममालिक में बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके अंदर स्पेशली चार्ट के अंदर और और आप समझ लें कि ये माली में और इधर उधर बहुत सारे ममालिक में फ्रांस ने अपने जो जंगी अड्डे भी बना रखे थे, बेसिस, मिलिट्री बेसिस भी बना रखे थे। और यही हुआ कि माली में और उसके बाद नाइजर में और एक दो तीन और ममालिक में पिछले 2 सालों के अंदर अंदर बहुत सारे कू अटैम्प्ट्स हुए, जिसमें जो अवाम है या जो जुनता है उन्होंने उन तमाम लीडर्स को अपने मुल्कों से निकालने के लिए जो ये कूज किए हैं, जो फ्रांस के ज़ेर असर दिहाइयों से जो है वो काम कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक ऑपरेशन बरकेन के नाम से एक बहुत तवील ऑपरेशन जो 2014 से शुरू था और 2022 में जाकर ये ख़त्म हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत फ्रांस ने जो है अपनी तमाम इस इकोवास के कंट्रीज़ के अंदर अपनी फ़ौजें जो है वो फैला रखी थी। और बज़ाहिर उन्होंने ये सारा ऑपरेशन बरकेन तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ किया, जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन उन्हीं की यानी कि मौजूदगी की वजह से, उन फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से वो इन तमाम ममालिक की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते रहे हैं। लेट्स सी, इसी से रिलेटेड एक और भी खबर थी उस वक्त के नाइजर का जो के अंदर यूरेनियम जो है
क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी एक्सट्रैक्शन होती है यूरेनियम की। यहाँ से दुनिया का 5% ऑलमोस्ट जो यूरेनियम है वो नाइजर से निकलता है। तो इससे पहले क्योंकि फ्रांस की इनके ऊपर अजारादारी थी, तो लिहाजा वो तमाम जो यूरेनियम है वो फ्रांस क्या करता था कि बिल्कुल कौड़ियों के दाम यहाँ से लेता था इनसे। इवन इनका गोल्ड और इनका यूरेनियम दोनों फ्रांस जो है वो कौड़ियों के दाम ले लेता था यहाँ से, और फिर उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता था, तो दुनिया भर में इसको बेचता भी था महंगे दामों। ये मैं आपको एक और बताती हूँ, नाइजर ये क्योंकि रॉयटर्स ने ये फैक्ट चेक निकाला हुआ है और उन्होंने इसके तरदीद की कि नाइजर जो है वो 200 यूरो का अब इस कू के बाद जो है वो बेचना शुरू कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये होता रहा कि फ्रांस जो है 0.8 यानी 1 रुपये यूरो से भी कम पैसों में पर किलोग्राम यूरेनियम उनसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता रहा और 200 यूरो पर किलोग्राम वो दुनिया भर में बेचता रहा, और अपनी ज़रूरत में जिसका जितना उसके आता था वो भी इस्तेमाल करता रहा। सो ये मतलब न्यूज़ उसी वक्त निकली थी जब कू हुआ था कि उस वक्त उनके जो कू लीडर्स थे उन्होंने कह दिया था कि हम यूरेनियम अब नहीं बेचेंगे फ्रांस को या किसी भी और मुल्क को, और हम अगर बेचेंगे तो इसी रेट पे बेचेंगे जो कि आलमी मंडी में उसका मार्केट रेट है। सो ये उस वक्त हुआ था। अब ये एक और खबर देते हैं कि नाइजर मिलिट्री रूलर्स ऑर्डर फ्रांस एम्बेसडर टू लीव द कंट्री। ये उसी वक्त हुआ था। उस वक्त उन्होंने फ्रांस के एम्बेसडर से बोला कि आप तो कंट्री से निकल जाओ, और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि नाइजर के अंदर जितने भी फ्रांस के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, फौजी हैं, वो भी तमाम जो है मुल्क को छोड़ के चले जाएं। और ये आपको देख लें कि माली और बर्किनो फासो इन दोनों में इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर कू हो चुके थे उसी साल, और यहाँ पे भी जो कू लीडर्स थे उन्होंने फ्रांस की फोर्सेस को बोला था कि यहाँ आप हमारे मुल्क से निकल कर चले जाएं। और ये साथ ही ये हुआ कि इकोवॉस ने भी एक डेडलाइन दे दी। तमाम जो यूरोपियन ममालिक इस इकोवॉस के पीछे खड़े थे, उन्होंने बोला कि इस कू को रिवर्स करो, वापस बुज़दाम को लेकर आओ, और उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि अगर तुम इस डेट तक जो है बुज़दाम को वापस नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो इस वजह से नाइजर ने उस वक्त अपनी एयर स्पेस जो है वो ब्लॉक कर दी। उन्होंने बोला कोई भी हमारी एयर स्पेस में एंटर नहीं होगा, और उन्होंने इनकार कर दिया इस बात से कि हम बुज़दाम को वापस लेकर आएंगे। बहरहाल इकोवॉस ने ये कोई भी हमला उस वक्त नहीं किया, और अभी तक ये वही जुनता वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है। अब जो अगस्त में तभी यूएस का भी एक एनवॉय यहाँ पर आया और उसने जुद्दा के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि बाज़ुम को वापस ले आओ, वो अच्छा लीडर है, अच्छा इंसान है, और आपके मुल्क का फ़ायदा जो है वो बाज़ुम के को वापस लाने में ही है। लेकिन ऑफ कोर्स जुनता ने उनकी बिल्कुल बात ना मानी और इनकार कर दिया। अब लेटेस्ट खबर क्या है इस सारी सिचुएशन में? अब बिल्कुल ये जो 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रही हूँ कि रशियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स एयर डिफेंस सिस्टम अराइव इन नाइजर अमिड डीपनिंग टाइज। यानी जैसे जैसे फ्रांस की फोर्सेस वहाँ से निकलती जा रही हैं वैसे वैसे वो गैप जो है, सिक्योरिटी का गैप जो है वो रशिया के जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं, पहले आपको पता है वैगनर ग्रुप अक्सर ममालिक में रशिया को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पहुँच जाता था, और अब सुना है कि वैगनर को थोड़ा उन्होंने पैसे पुश डाला हुआ है, तो रशिया के जो डायरेक्ट मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने अपना लगाने के लिए वहाँ पर नाइजर में लेकर आ गए हैं। और इस तरह से आपको मालूम हुआ कि किस तरह दुनिया भर में मतलब ये पावर पॉलिटिक्स चल रही होती है हर वक्त, और हमें ऐसा लगता है जैसे शायद 1 या 2 ममालिक के साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन ये अक्सर ममालिक में यही सिलसिला चल रहा होता है। एक 2 और न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ। नाइजर ये वाला मुल्क है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, और थोड़े से इसके बारे में फैक्ट्स भी मैंने इकट्ठे किए हैं आपके लिए कि 99% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं नाइजर के अंदर, और 1960 में इसको फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी। इस मुल्क को पॉपुलेशन यहाँ की जो है 25 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है, और जीडीपी जो इनका है वो 42 बिलियन डॉलर्स है, और ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में आता है क्योंकि इसका 144th नंबर है जीडीपी में। ये 2022 के गालिबन फिगर्स हैं, और जो करेंसीज यहाँ पे यूज़ होती है वो वेस्ट
अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। यानी आपको जैसे मैंने बताया था कि इकोवास के तमाम जो ममालिक हैं उनके ऊपर फ्रांस ने ये चीज़ एक मतलब चीज़ उनके ऊपर वो की हुई है कि वो जो फ्रैंक जो करेंसी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो फ्रैंक करेंसी क्या है, वो प्रिंट भी फ्रांस के अंदर होती है, वो उनके अपने जो बैंक्स हैं वो इसको जारी करते हैं और इनको और फ्रांस ही इनके अंदर वो फ्रैंक्स जो है वो बांटता है। और वो भी किस हिसाब से बांटता है कि जो उनकी असल GDP है उससे 20% या 25% सिर्फ उनको अता की जाती है। तो ये सारा सिलसिला नाइजर के साथ है। यानी इंडिपेंडेंस मिल गई इन सारे इकोवास कंट्रीज को 1950s में या किसी को 1960 में आके, लेकिन फ्रांस ने अपनी पूरा जो वो शिकंजा है उसके अंदर इनको अभी तक रखा हुआ है। इनकी पूरी ट्रेड और पॉलिटिक्स को ये कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं कि ये नाइजर का जो 80% एरिया वो सहारा डेजर्ट के अंदर फॉल करता है और नीचे वाला जो उसका एक बेल्ट है वो लाइक सब सहारन बेल्ट के अंदर फॉल करता है, जहाँ पर मोस्टली उसकी जो आबादी है वो इस नीचे वाली बेल्ट में रहती है। और जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं वो एक्चुअली नाइजर में नहीं करते, बल्कि बोको हराम है जो कि नाइजीरिया में बेसिकली वो आकर नाइजर में भी मतलब करता है एक्टिविटीज़। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ऑफ सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जमात नुसरा और अल मुरातिबून की तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनमें से ज़्यादातर अलकायदा से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन्हें पूरे वेस्ट अफ्रीका में जो है और इवन नॉर्थ अफ्रीका में हर जगह अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से करते ही रहते हैं। जैसे कि हमें पाकिस्तान में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि अलकायदा ने कैसे टेररिज्म फैलाया अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर TTP ने कैसे वो भी जो अलकायदा की एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी TTP, उसने किस तरह से मतलब तबाही फैलाई। तो उसी तरह की अलकायदा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर भी हैं और उन्हीं को से मुकाबला करने के नाम पे, वॉर ऑन टेरर के नाम पे फ्रांस अपनी फोर्सेस यहाँ पे लेकर आता है और मुख्तलिफ और उसके वेस्टर्न दोस्त जो है वो भी उसमें हिस्सा डालते हैं और वो कहते हैं कि हम टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मकसद असल ये होता है कि वो इन ममालिक की सियासत में अपना कंट्रोल हासिल करें। सो दिस इज़ ये थोड़ा सा मैंने आपको मैप दिखाया। एक दो और न्यूज़ हम शेयर कर लेते हैं यहाँ से। रशिया सेंड्स मिलिट्री ट्रेनर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम टू नाइजर, ये भी वही न्यूज़ है 3 दिन पुरानी जो रॉयटर्स ने भी यहाँ पर शेयर की है। इसके अलावा नाइजर एंड चाइना साइन क्रूड ऑयल MOU वर्थ 400 मिलियन सेज नाइजर स्टेट TV। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है चाइना की CNCP कॉरपोरेशन जो है पेट्रोलियम कॉर्प उसके और नाइजर के दरमियान 400 मिलियन डॉलर्स का वो क्रूड ऑयल निकालेंगे अगादाम ऑयल फील्ड से और नाइजर से उसको खरीदेंगे। सो दिस इज़ द थिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें नोट करनी चाहिए कि जिस तरह से इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर जो US के जर्मनी हो गया, ये इन तमाम पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ के अंदर अपने मुफादात अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे और इन लोगों की सियासत में जो है वो इंटरफियर करते रहे। इवन इंडिया अपना ये एशिया की भी बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे इधर कंट्रीज़ के अंदर भी उनका यही तेवर रहे और अफ्रीका में तो स्पेशली उन्होंने हर मुल्क में ही ऑलमोस्ट अपनी पसंद के लीडर्स को जो है वो पॉलिटिक्स में आने दिया। अगर कोई लीडर होता जो उनकी मर्जी के खिलाफ एक्ट करता तो वो उसकी या तो असैसिनेशन करवा देते या किसी न किसी तरीके से कू करवा के उसको हटवा देते। ये पहली दफ़ा ऐसे कूज हो रहे हैं अफ्रीका में जो कि माली में, बुर्किना फासो में और नाइजर में हुए हैं, जिनमें जो प्रो फ्रांस या प्रो वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस है उनको उतारा जा रहा है और वो मिलिट्री जुंटा वो कह रहे हैं कि हम अब जो है इनको यहाँ एंटर नहीं होने देंगे और उनकी गैप को कैसे वो फिल करें, बिकॉज इतनी पावर तो नहीं है कि वो फ्रांस की आर्मी जो कि चाड में भी मौजूद है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद है और भी इर्द गिर्द जगहों पे मौजूद है, वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए वो फ़ौरन उन्होंने रशिया को और चाइना को अपने अंदर आने की इजाज़त दे दी ताकि वो उनकी सिक्योरिटी
तरक्की का भी इंतज़ाम कर सकें। सो दिस इज़ द थिंग, बहुत तेज़ी से जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस आती हैं, और अगर हम पूरे दुनिया के ममालिक के ऊपर नज़र रखें तो हमें पता चलेगा कि हर वक्त बहुत बड़ी बड़ी मूव्स चल रही होती हैं, और बहुत स्टेल्थ के साथ जो है बड़े बड़े पावर्स जो हैं दुनिया के, वो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं दुनिया के पॉलिटिक्स के अंदर। थैंक यू।